हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हम बात कर रहे थे भोजन के घटकों के विषय में। अभी तक हमने समझा है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कहा कि भोजन क्या है, क्यों ग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही आपने यहाँ पर एनर्जी या ऊर्जा के बारे में भी बात की है। अब हमारे पास आया कि भोजन में क्या होते हैं, अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आया था वो आया था न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। हमने कहा भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या कर रहे थे, पोषण में हमारी सहायता कर रहे थे। तो पोषण क्या होता है, हमने कहा हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का जो समुचित रूप से वृद्धि व विकास की प्रक्रिया हो रही है, उसी को हम पोषण कहते हैं। बेसिकली पोषण में हमने कहा था क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसमें आपने कहा आपने भोजन को ग्रहण किया, भोजन का पाचन हुआ, उससे आपको क्या मिला, पाचित भोजन मिला। पाचित भोजन से ऊर्जा मिली, ऊर्जा से आपने क्या किया, उस ऊर्जा का उपयोग किया, और ऊर्जा के उपयोग के द्वारा आपके शरीर की वृद्धि और विकास हुआ है। ये जो पूरी प्रोसेस आपके पास आती है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। ठीक है, चलिए पोषक तत्व के साथ हमने कहा कुछ पोषक तत्व देखते हैं हमारे पास कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की थी पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है। ये हमारे पास कुछ 6 प्रकार के अलग अलग पोषक तत्व आते हैं। इनमें से हमने कहा कि जो मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य से हमारा मतलब है कि जिन्हें हम अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और यहाँ पे फैट आता है। इन्हें हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक एक करके जो पोषक तत्व हमारे पास आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है, और यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो क्या चीजें आपने समझी हैं, हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट है वो काम करने और खेलने के लिए ऊर्जा देता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए और खेलने के लिए ही आपको ऊर्जा देगा, हर प्रकार की क्रिया के लिए क्या देता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ये सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देते हैं। कार्य क्या है इनके, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, श्वसन के दौरान ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आपने कहा चावल है, आलू है, शकरकंद है, या फिर अंगूर का रस है। इन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, इसी के साथ हमने प्रोटीन को देखा था, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रोटीन। प्रोटीन में आपको क्या बोला गया है, जो प्रोटीन है वो आपको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, यानी कि जंतुओं से भी मिलेगा और आपको पादपों से भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वो सोर्स बताए गए हैं जो जिस प्रकार का जो प्रोटीन है वो आपको एनिमल से मिल रहा है, यानी कि एनिमल से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है उसके क्या क्या स्रोत आपके पास आते हैं। आपने कहा मिल्क है, फिश है, मीट, चीज एंड एग्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। यानी कि आपको एनिमल प्रोटीन के क्या स्रोत यहाँ पे दिए गए हैं, चीज है, मिल्क है, फिश है, मीट है, एग्स है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि पादप स्रोत क्या है, या फिर हमने कहा प्लांट सोर्स क्या है प्रोटीन के, तो आपने कहा वेजिटेबल प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूम्स इंक्लूडिंग पल्सेस एंड बीन्स। आपने कहा पल्सेस हैं या बीन्स हैं, इन सभी में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आपको कार्य बताया गया है प्रोटीन का। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू टिश्यू। दे ऑल्सो अकाउंट फॉर tough fibrous nature of hair and nails and for the structure of muscles. They are a part of our blood and help in proper functioning of our body. अब हमने कहा कि जो प्रोटीन है उसमें हमने कहा दूध, मछली, मांस, पनीर और अंडे पशु प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। दालों और फलियों सहित वनस्पति प्रोटीन हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब कार्य यहाँ से और यहाँ तक आपको कार्य के बारे में बताया गया है, क्या क्या कार्य होते हैं प्रोटीन के। तो आपको बोला गया है हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर की वृद्धि और यहाँ पर आप कह रहे हैं मरम्मत कैसे करता है प्रोटीन।
सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा दे रहा था, प्रोटीन थोड़ा अलग है, प्रोटीन का काम अलग है, हमारे शरीर की वृद्धि कर रहा है। वृद्धि का मतलब है कि हमने कहा कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। इसका मतलब अगर हमें वृद्धि हमारी बॉडी की हो रही है, हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, हमारा आकार बढ़ रहा है, हमारा भार बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमारे शरीर में नई कोशिकाएं ऐड हो रही हैं। इन कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमने कहा प्रोटीन क्या है, आवश्यक है। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि हमने कहा कि शरीर की वृद्धि में सहायक है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे शरीर की मरम्मत कर रहा है। अब शरीर की मरम्मत कैसे होगी, हमने कहा कि हमारी जो बॉडी में कहीं भी कट फट जाता है, जैसे हम गिरते हैं तो हमें चोट लगती है, जब चोट लगती है तो वहाँ पे घाव बन जाता है। आपने कहा कि स्किन भी हट जाएगी, वहाँ पे स्किन क्या हो जाती है, स्किन टूट फूट जाती है, घाव बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि वो जो घाव है वो धीरे धीरे भरने लगा है, वहाँ पर वो सही होने लगता है। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटीन है वो नई कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है और धीरे धीरे वो जो घाव है वो भर जाता है। आप देखते हैं आपकी जो स्किन है वो वहाँ पे नॉर्मल होने लगती है। इसे कहते हैं शरीर की मरम्मत करना। ठीक है, इसी के साथ और क्या फंक्शन होते हैं, आपने कहा ये नए ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। अब आप कहेंगे हमने तो कहा था कि ये कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऊतक लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कोशिकाओं से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये आपको हर एक चैप्टर में, हर एक क्लास में याद आएगा कि हमारा जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर के बना होता है, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके क्या बनेंगे, फिर ऊतक बनेंगे। फिर बहुत सारे ऊतकों से मिल करके आपके क्या बनेंगे, अंग बनेंगे। बहुत सारे अंगों से मिल करके आपके अंग तंत्र बनते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र से मिल करके पूरे शरीर का निर्माण होता है। क्या समझे, सबसे पहले क्या थी, सेल, फिर क्या बना, टिश्यू, फिर क्या बना, ऑर्गन, फिर क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, और फिर यहाँ पे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हमने कहा ये नए ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। वे बालों और नाखूनों की सख्त रेशेदार प्रकृति और मांसपेशियों की संरचना के लिए भी हम इन्हें क्या करते हैं, खाते हैं या इन्हें ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आएगा खाए जाते हैं, खाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा वे हमारे रक्त का हिस्सा हैं और हमारे शरीर के समुचित कार्य में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि आपने दो पोषक तत्व के बारे में बात कर ली है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब आप समझ रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, प्रोटीन क्या कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, प्रोटीन नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। ठीक है, शरीर के मरम्मत में सहायक है। आपने कहा आपके जो बाल या नाखून है वो सभी किस चीज से मिलकर के बन रहे हैं, प्रोटीन से मिलकर के बन रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप प्रोटीन के जो कार्य हैं वो आप नोट कर लीजिए। प्रोटीन के दोनों स्रोत जो हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।
चलिए, तो अगले पोषक तत्व के बारे में हम बात करते हैं और अगला जो पोषक तत्व हमारे पास आता है वो है फैट यानी कि वसा। ठीक है, देखते हैं वसा के क्या क्या फंक्शन होते हैं और किस प्रकार के भोजन में वसा पाया जाता है। ठीक है, तो हमने बात की है यहाँ पर, हमने कहा फैट आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। या तो जो फैट है वो प्लांट से ऑब्टेन हम कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, एनिमल से कर सकते हैं। सेम है जैसे कि हमने प्लांट में यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपने कहा ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये कुछ बीज है यहाँ पर जो कि आपको बताए गए हैं जिनसे हमें ऑयल यानी कि तेल हमें मिलता है। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है फैट के। लेकिन हमने कहा फैट लाइक बटर एंड घी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने कहा घी और बटर जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। ठीक, तो ये आपके प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स बताए गए हैं दोनों के, जिसमें कि फैट हमें मिल रहा है। फैट एक्ट एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। आपने कहा कि यहाँ पर जो फैट है वो एज अ फ्यूल हमारी बॉडी में काम करता है। आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं ताकि जो आपकी गाड़ी है वो क्या करे, चल सके। वैसे ही फैट हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करता है और जो फैट है वो भी आपको क्या देगा, एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा। लेकिन जो फैट होता है वो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है। तो अगर हम देखें कि दोनों में से ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा, हमने कहा फैट हमारे हमें क्या करता है, ज़्यादा ऊर्जा देता है या फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है। इन आवर बॉडी हैज सम एडवांटेजेस ऑफ फैट डिपोजिशन इन स्मॉल क्वांटिटी। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन का मतलब है कि जो फैट है, जो वसा है, वो संग्रहित होती है हमारे शरीर में। अगर फैट हमारी बॉडी में कम मात्रा में संग्रहित होता है तो इसके हमारे फायदे होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो इसके हमारे पास फिर नुकसान भी आते हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर जो फैट है हमारी बॉडी में वो कम मात्रा में अगर संचित होता है, डिपॉजिट होता है, तो वो क्या करेगा, it helps body organ to grow and protect them from injury and prevents loss of heat from the body surface। आपने कहा कि सबसे पहले तो क्या होगा, क्योंकि ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करा रहा है, तो अगर फैट हमारी बॉडी में संचित होता है, यानी कि आपने ऐसा भोजन लिया, ऐसा भोजन आपने ग्रहण किया जिसमें फैट था, अब फैट हमारी बॉडी में संचित हो जाता है। जब संचित होता है तो हमारे ऑर्गन ग्रो होते हैं, हमारे जो अंग हैं उनकी वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि आपको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हमारे जो अंग हैं, हमारे जो ऑर्गन हैं, वो क्या होंगे, इंजरी से प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो गया है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पे गिरते हैं तो बहुत जल्दी आपको चोट नहीं लगेगी। आपके जो टिश्यू हैं वहाँ पे, आपके जो मसल्स हैं वो बहुत जल्दी वहाँ पे डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि ये क्या करते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। हमारे शरीर से जो हीट है यहाँ पर, हमारे शरीर की जो हीट है वो बहुत जल्दी से लूज नहीं होती है, क्योंकि फैट आपने देखा होगा, अगर फैट आपको किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में मिल रहा है, जो तेलीय भोज्य पदार्थ है। जैसे कि आपने कहा सारे जो बीज है जिनसे आपको तेल मिलता है उनमें आपको क्या मिला, फैट मिला। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर बटर और घी की। तो आपने कहा जो भी तेलीय पदार्थ है, जो चिपचिपे पदार्थ हैं, उनमें हमें क्या मिला, फैट मिला। इसी फैट का डिपोजिशन हमारे शरीर में अगर हुआ है तो आपने कहा कि इजीली क्या है, जो हीट है वो हीट जो फैट की एक लेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बॉडी है, यहाँ पर आपकी बॉडी में क्या हो गया है, फैट डिपॉजिट हो गया है। आपकी बॉडी से जो हीट है वो यहाँ पर फैट की जो लेयर है उसे क्रॉस नहीं करेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर हीट का लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, अगर बहुत अधिक मात्रा में जो फैट है वो हमारे शरीर में संचित हो जाए तो आपको बताया गया है टू मच फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, दिस लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। आपने कहा कि अगर ये बहुत अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में संचित हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, मोटापा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि फैट का डिपोजिशन उनकी बॉडी में ज़्यादा है। तो पढ़ लेते हैं फैट के बारे में। आपने कहा वसा या तो पौधे से प्राप्त होती है या जंतुओं से। आपने कहा मूंगफली का तेल, सोयाबीन तेल और सरसों का तेल पौधे से प्राप्त वसा के उदाहरण हैं।
मक्खन और घी जैसे वसा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वसा हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करती है, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में कम मात्रा में वसा जमा होने के कुछ फायदे होते हैं। ये शरीर के अंगों को बढ़ने में मदद करता है और उन्हें चोट से बचाता है। ठीक है, और शरीर की सतह से गर्मी के नुकसान को रोकता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन क्या होगा अगर अधिक मात्रा में संचित हो गए हैं, आपने कहा अधिक चर्बी या अधिक वसा जमा होना शरीर के लिए हानिकारक होता है, इससे मोटापा नामक स्थिति पैदा हो जाती है। और जैसे आप देखते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो देखने को आपको मिलती हैं। तो ये आपने बात की है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में। अब आपके लिए काम क्या है, तीनों चीजें आपने पढ़ ली हैं, तीनों चीजों में आपको क्या करना है, यहाँ पे तुलना करना है, कंपैरिजन करना है कि तीनों के क्या क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, यही आपका क्या होगा, जो कंपैरिजन करेंगे तो यही मेन चीजें आपके पास आएंगे। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आप लोग इसे करेंगे। इनसे रिलेटेड एक और टॉपिक हमारे पास आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, मैंने आपको बोला कि अगर आपको वसा लेनी है, वसा ग्रहण करनी है, तो आप घी और मक्खन खाइए या फिर आप सोयाबीन या सरसों का तेल आप यूज कीजिए। लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि आपको कैसे पता, या हम कैसे मान लें कि या तेल में या मक्खन में क्या है, यहाँ पे वसा पाई जाती है, या हमें कैसे पता है कि अगर हम दाल खाते हैं, दाल को ग्रहण करते हैं तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो इसकी क्या हम कैसे मान लें कि यहाँ पर प्रोटीन पाया जा रहा है या फिर वसा पाई जा रही है या फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। इन शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे पता करें कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। आपके क्वेश्चन ये है, हम कैसे पता करें कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम नोट करेंगे, आप लोग इसे पढ़ करके आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ टेस्ट हमारे पास आते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये क्वेश्चन नोट करना है और इसे घर से एक बार आप रीड करके लेके आएंगे। ठीक है, तो एक बार अपने क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अब हमने बात की है यहाँ पर कुछ पोषक तत्वों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, ये भी हमारे पोषक तत्वों में से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, देन विटामिन है।
विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में विटामिन पाए जाते हैं, अगर हम विटामिन पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम किसी विटामिन को कम मात्रा में लेते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पे देखने को पड़ता है। ठीक है, विटामिन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको बताया गया है विटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एंड आल्सो टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए जितने भी पोषक तत्वों की हमने बात की है वो सारे क्या हैं, एसेंशियल हैं, सारे क्या हैं, आवश्यक है। तो हमने बोला विटामिन आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर के सामान्य कार्य को बनाए रखने और संक्रमण से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमने बोला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेजर सोर्स ऑफ विटामिन। इनके क्या स्रोत हैं, फल और सब्जियां क्या हैं, इनके प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन विटामिन के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं और अलग अलग प्रकार के विटामिन अलग अलग प्रकार की सब्जियों और अलग अलग प्रकार के फलों में आपको मिलेंगे। अब हमने कहा क्योंकि विटामिन आवश्यक है तो सारे प्रकार के जो विटामिन होंगे वो आवश्यक होंगे। जैसे कि आपने कहा विटामिन ऑल्सो कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड स्किन हेल्दी, की विटामिन हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों और त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। अब कितने प्रकार के विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आर द विटामिन वी गेट फ्रॉम डिफरेंट फूड। आपने कहा विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या है, विटामिन है जो हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। अब अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी फिर फर्दर अलग अलग प्रकार में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी भी अलग अलग प्रकार का होता है, इसीलिए क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है यहाँ पर। तो विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के सारे क्या होंगे आपके पास, एसेंशियल होंगे, इंपॉर्टेंट विटामिन हमारे आते हैं और अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ में हमारे पास आते हैं। अब हमारे पास एक चार्ट आता है जिसमें सारे विटामिन की बात की गई है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। आपको दो कॉलम बताए गए हैं। सबसे पहले कॉलम में विटामिन के नाम है और दूसरे में विटामिन के कार्य हैं। ठीक है, एक तो हम ये देखेंगे, एक टेबल आपको ये देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको विटामिन का नाम और किस विटामिन का क्या कार्य है ये आपको बताया गया है। दूसरी हमारे पास एक और टेबल आएगी इस प्रकार की जिसमें आपको विटामिन और मिनरल्स दिए जाएंगे। इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उस रोग के क्या सिम्टम्स यानी कि क्या आपके पास लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले विटामिन से स्टार्ट करते हैं। तो कितने विटामिन हमारे पास आए हैं, विटामिन ए है, विटामिन बी है, बी1 की बात की गई है। ठीक है, विटामिन बी भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। सेम यहाँ भी आपको सेम चीजें दिखाई गई हैं। अब आपको करना क्या है, ऐसे ही आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है और आपको नोट करना है। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए के क्या कार्य होते हैं, आपने कहा विटामिन ए कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए का कार्य है कि हमारी आंखों और हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है, तो विटामिन ए का आगे, विटामिन ए के आगे इसका कार्य दिया गया है, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है कौन, विटामिन ए। ठीक है, इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन ए के क्या स्रोत हैं, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आता है विटामिन बी1। आपने कहा हेल्प्स द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। आपने कहा कि ये क्या करेगा, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से शरीर को ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करता है। जो भी हमने खाना खाया है और उस भोजन से हमें जो ऊर्जा मिली है उसका हमारे शरीर के द्वारा उपयोग जब किया जा रहा है तो इसी प्रक्रिया में कि उस ऊर्जा का हमारे द्वारा प्रयोग किया जाए, इसमें कौन मदद करेगा, विटामिन बी हमारी मदद करता है। अब विटामिन सी का क्या काम होता है, हेल्प हील वाउंड्स, मेंटेन्स हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेसल्स, फाइट इन्फेक्शंस। क्या होता है विटामिन सी का कार्य, घाव को भरने में मदद करेगा, पहला कार्य। स्वस्थ मसूड़ों और रक्त वाहिकाओं को बनाए रखता है, संक्रमण से लड़ता है। अब विटामिन डी क्या है, कीप्स टीथ एंड बोन्स हेल्दी। आपने कहा विटामिन डी क्या करेगा, दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ई के क्या कार्य होते हैं, मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर, स्लो डाउन एजिंग, अ पावरफुल
एंटीऑक्सीडेंट, आपने कहा कि स्वस्थ त्वचा और बालों को बनाए रखता है, उम्र बढ़ने को धीमा करता है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आता है विटामिन के, आपने कहा एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग, बोन्स हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर। क्या होते हैं विटामिन के कार्य? कि रक्त की थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का क्या होता है? आपने देखा होगा जब हमें चोट लगती है तो वहां से क्या होता है, खून निकलता है, और वो जो खून निकलता है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो खून है वो निकलता रहता है। आपने कहा वो जो खून निकल रहा था वो बंद कैसे होता है? विटामिन के की सहायता से। विटामिन के क्या करेगा, वहां पे थक्का जमा लेता है। आपने देखा होगा कि जब वहां पे थक्का जम जाता है और खून रुक जाएगा कुछ देर बाद, अगर आप उसे क्या करेंगे, वो जो थक्का जमा हुआ है अगर आप उसे देखते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से खून के रेशे जैसे आपको दिखते हैं। ठीक है, तो वहां पर उस थक्के को जमने में कौन सहायता करता है? विटामिन के यहाँ पे सहायक होता है। इसके अलावा हड्डियों के उपचार और शरीर की मरम्मत में एक महत्वपूर्ण कारक होता है विटामिन के। अब आपको पूरी टेबल यहाँ पे क्या करनी है, नोट करनी है, सारे विटामिन लिखिए और उनके फंक्शंस लिखिए। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे मिनरल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हमने विटामिन की बात की है, अब थोड़ा मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने कहा मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस, minerals are important substances that helps your body's form and function on many different level। आपने कहा खनिज महत्वपूर्ण पदार्थ है जो आपके शरीर के रूप और कई अलग अलग स्तरों पर कार्य करने में सहायता करते हैं। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शंस। आपने कहा विकास और अंग कार्य करने सहित विभिन्न चयापचय कार्य के लिए जो खनिज हैं वो आवश्यक होते हैं। Important minerals required for our body are sodium, potassium, calcium, zinc, iron, phosphorus and magnesium etc। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज हैं वो कौन से होते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम आदि। ये सारे क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं आपके मिनरल्स के और जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल आती है जो कि हमें यहाँ पर देखनी है। टेबल में आपके पास क्या है, अब आप विटामिन और मिनरल्स दोनों के बारे में कुछ और चीजें समझेंगे। अभी तक हमने विटामिन के बारे में समझा है कि विटामिन के नाम कौन कौन से हैं और उन विटामिन के कार्य क्या हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर खुद से करेंगे।
आप यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करेंगे। आपकी बुक है, आपकी बुक में सारे एग्जाम्पल दिए गए होंगे। हमने कहा कि एक आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक में तो विटामिन के नाम आएंगे, एक में फंक्शंस ऑफ विटामिन यानी कि विटामिन के कार्य आएंगे, और तीसरा आप देखेंगे विटामिन के स्रोत या सोर्स ऑफ विटामिन। अब आप करेंगे कि विटामिन ए किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जा रहा है, और इसी प्रकार से आप सारे विटामिन के क्या करेंगे, यहाँ पे सारे विटामिन के आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्रोत लिखेंगे कि विटामिन ए किस प्रकार के फल सब्जियों में पाया जाएगा, विटामिन सी किस प्रकार के फल सब्जियों में पाया जाएगा, सबके एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कि विटामिन के स्रोत क्या हैं। ठीक है, हमारे पास जो नया टॉपिक आया है उसमें हमें करना क्या है, विटामिन और मिनरल्स दोनों को पढ़ना है। और हमने कहा कि क्या होगा अगर किसी विटामिन को हमने अपने भोजन में शामिल नहीं किया, या फिर क्या होगा किसी मिनरल्स को हमने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या होगा, यानी कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाले वो कौन से रोग होंगे, और अगर कोई रोग होता है तो उनके क्या क्या यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विटामिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो बात है वो आपकी विटामिन के बारे में की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। आपने कहा अगर विटामिन ए को हमने अपने भोजन में सम्मिलित नहीं किया तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी, आपने कहा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो होगा रतौंधी। ठीक है, क्या होता है रतौंधी में, क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण होते हैं रतौंधी के, कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को रतौंधी है या नहीं है। आपने कहा पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। सबसे पहले क्या होगा, अंधेरे में खराब दृष्टि या फिर दृष्टि का पूर्ण नुकसान, कि ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या है विटामिन ए की कमी है, जो रतौंधी से ग्रसित है, वो क्या करेगा, रात को नहीं देख नहीं पाता है, यानी कि अंधेरे में देख नहीं पाता है। इस प्रकार की बीमारी को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। ठीक है, अगर विटामिन बी 1 को हमने अपने भोजन में सम्मिलित नहीं किया तो एक रोग होता है बेरी बेरी। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, बेरी बेरी रोग कहते हैं। इसका क्या सिम्टम्स है, आपने कहा वेट लॉस एंड वीक मसल्स, क्या होता है कि वजन कम होता है और कमजोर मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, क्लियर है। विटामिन ए हमने पढ़ा, विटामिन बी हमने पढ़ा है। विटामिन सी को देखते हैं कि अगर विटामिन सी को हमने अपने भोजन में सम्मिलित नहीं किया तो क्या होगा, आपने कहा विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, जिसे आप पाजी कहते हैं। क्या होता है इसमें, आपने कहा ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो मसूड़े हैं मसूड़ों से खून आने लगता है। आपने कई को देखा होगा अपने घर गांव में, जो हमारे यहाँ हो सकता है हमारे बड़े जो होते हैं या बच्चों में भी देखा जाता है कि जो मसूड़े हैं मसूड़ों से खून निकलने लगता है। जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते टाइम ही मसूड़ों से खून निकलेगा, या कुछ खा रहे हैं तो तभी खून निकलने लगता है। तो किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। क्या होता है इसमें, सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स, आपने कहा कोमल और कमजोर हड्डियां यहाँ पर होती हैं, यानी कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियों से संबंधित रोग होगा और हड्डियां कैसे हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है विटामिन ई, और विटामिन ई की कमी से होता है कॉन्स डिजीज। ठीक है, आपने कहा कि विटामिन ई की कमी से होगा क्रॉन डिजीज होगा। क्या होता है इसमें, पेल स्किन एंड रैपिड एजिंग, पीली त्वचा होती है और तेजी से क्या होता है, बुढ़ापा देखने को मिलता है। लास्ट हमारे पास जो विटामिन आता है वो है विटामिन के, और विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है, यहाँ पर हेमोरिया, यानी कि नक्सीर। इसमें क्या होगा, अब देखिए जो आपको क्या बताए गए हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो बताए गए हैं वो उनके कार्य से संबंधित है। जैसे आपने देखा होगा कि विटामिन ए क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्या उसका कार्य था, हमारी आंखों और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखना। अगर विटामिन ए नहीं है तो आपने कहा आंखों संबंधित जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने कहा कि विटामिन बी 1 का क्या कार्य था, कि जो हमारे पास जो भोजन आया है, भोजन से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा जब उपयोग किया जा रहा है तो उसमें हमारी सहायता कर रहा था विटामिन बी 1। अगर विटामिन बी की कमी हो जाती तो आपने कहा कि यहाँ पर ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर हमें ऊर्जा नहीं मिली तो हमारा वेट लॉस होगा और हमारी जो मसल्स है वो कमजोर हो जाएंगी। विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए, हमारे स्वस्थ मसूड़ों के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर विटामिन सी की कमी है तो आपने कहा कि यहाँ पे जो मसूड़े हैं उनसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे खून निकलने लगेगा।
विटामिन डी हमारी मजबूत हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट था कि विटामिन डी का क्या कार्य है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखना। अगर विटामिन डी कम हो गया है तो हड्डियों से संबंधित रोग हो गया है। ठीक है। विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था कि हमारी त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, विटामिन ई होगा। अगर विटामिन ई की कमी हो गई है तो आपने कहा जो त्वचा है वो पीली हो जाएगी और जल्दी से आपको एजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आप कोई जो व्यक्ति है वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। विटामिन के क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर रक्त के थक्का जमने के लिए। ठीक है। और अगर विटामिन के की कमी हो गई तो आपने कहा एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग, की थक्का जमने में देरी के साथ अत्यधिक क्या होगा, रक्तस्राव होगा। तो ये हमारे पास विटामिन आते हैं, विटामिन के टाइप्स आते हैं, विटामिन के कार्य और विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोग आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मिनरल्स के बारे में। तो आपको करना क्या है कि विटामिन के एग्जाम्पल आपको घर से करके लेके आने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।